नेक्स्ट टॉपिक है सैटेलाइट लिंक डिज़ाइन। सैटेलाइट लिंक डिज़ाइन में हम ये पढ़ेंगे कि सैटेलाइट कितनी पावर को रिसीव कर रहा है और कितनी पावर को सेंड कर रहा है। मतलब कि अर्थ स्टेशन से जो आपका सैटेलाइट है जो स्पेस में प्लेस्ड है, तो अर्थ स्टेशन से पर जो एंटीना लगा हुआ है वो कितनी पावर को रेडिएट कर रहा है सैटेलाइट को। उसके बाद सैटेलाइट जिस पावर को रिसीव कर रहा है उस पावर को रिसीव करने के बाद कितनी पावर को रेडिएट कर रहा है बैक टू द अर्थ स्टेशन। तो यहाँ पर हम पावर का ही कैलकुलेशन करेंगे कि कितनी पावर एंटीना के द्वारा रेडिएट हो रही है टू द सैटेलाइट एंड कितनी पावर सैटेलाइट टू द अर्थ स्टेशन रेडिएट हो रही है। अपलिंक और डाउनलिंक डिज़ाइनिंग हमने पढ़ी थी कि मतलब अपलिंक और डाउनलिंक फ्रिक्वेंसीज पढ़ी थी, तो वो कैसे डिज़ाइन होती हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। अपलिंक जो होती है आपकी 6 गीगाहर्ट्ज़ हो जाती है, डाउनलिंक जो है आपकी 4 गीगाहर्ट्ज़ होती है इन केस ऑफ सी बैंड। तो इसमें इतना अंतर क्यों रहता है कि अपलिंक तो आपकी 6 गीगाहर्ट्ज़ तक जाती है, डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी शिफ्ट होकर के सैटेलाइट अपना प्रोसेस का काम करता है, फ्रिक्वेंसी को शिफ्ट कर देता है 6 गीगाहर्ट्ज़ से 4 गीगाहर्ट्ज़ में सी बैंड के केस में। तो वो कैसे होता है, तो उसी के लिए हम सैटेलाइट लिंक डिज़ाइन पढ़ेंगे। और यहाँ पर बेसिकली पावर का एस्टिमेशन ही किया जाता है कि कितना पावर अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट को जा रहा है, उसके बाद सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन को कितना पावर दोबारा से रेडिएट हो रहा है। तो यहाँ पर पावर का ही एस्टिमेशन किया जाएगा। तो पावर का एस्टिमेशन हम कैसे करेंगे, हमारे पास जो सेटअप है वो क्या है। तो हमारे पास जो सेटअप है उसमें स्पेस में एक सैटेलाइट हमने क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। स्पेस में जो आपकी ऑर्बिट होगी उस ऑर्बिट में सैटेलाइट को फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद अर्थ स्टेशन पे आपका एक ट्रांसमिटिंग एंटीना होगा और एक क्या होगा आपका रिसीविंग एंटीना होगा। हम ओमनी डायरेक्शनल एंटीना भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्शनल एंटीना भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ओमनी डायरेक्शनल एंटीना यूज़ करेंगे तो ये जो भी सिग्नल को रेडिएट करेगा वो चारों डायरेक्शन में करेगा। लेकिन अगर हम डायरेक्शनल एंटीना यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आपका सिग्नल को रेडिएट करेगा। जिस डायरेक्शन में आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना और सैटेलाइट एंटीना का फेस होगा उसी डायरेक्शन में वो सिग्नल को रिसीव करेगा और ट्रांसमिट करेगा। तो आपका सेटअप ये है, ये आपका क्या है, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये आपका क्या है अर्थ स्टेशन है ट्रांसमीटर साइड पर, और ये क्या है रिसीविंग एंटीना है जो कि रिसीवर साइड पर है। तो जो ट्रांसमिटिंग एंटीना से जो पावर सेंड की जाएगी वो क्या की जाएगी, पीटी की जाएगी। मतलब पीटी का मतलब क्या है, ट्रांसमिटिंग एंटीना साइड की जो पावर है वो, और रिसीविंग एंटीना साइड की जो पावर होगी वो क्या होगी, पीआर, मतलब कि वो रिसीविंग पावर है। अब ये जो एंटीना आपने यूज़ किया है, एंटीना का कुछ गेन होगा कि कितना आउटपुट आपको इनपुट के अकॉर्डिंग मिल रहा है, वो गेन कितना होगा। तो इसको ट्रांसमिटिंग साइड पर, ट्रांसमीटर साइड पर जो गेन होगा वो क्या होगा, जीटी होगा। उसी तरीके से रिसीवर साइड पर जो गेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीआर हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि हमारा अर्थ स्टेशन से जो सैटेलाइट है वो आर डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, अर्थ स्टेशन से आपका जो सैटेलाइट है अगर वो आर डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, तो जितना भी आपका पावर रिसीव हो रहा है, मतलब कि जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है जितना भी पावर आपको क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा यहाँ से, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो यहाँ पर पावर फ्लक्स डेंसिटी होगी हम उससे कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है अर्थ हमारा कैसा है, स्फेरिकल शेप का है। तो अर्थ जो स्फेरिकल शेप का है तो पावर फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, आपका पावर और जो भी एरिया होता है उसका रेशियो होता है पावर फ्लक्स डेंसिटी। तो आपका जो एरिया होगा इस केस में एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि स्फेरिकल जो है मतलब जो आपका अर्थ है वो कैसा है, स्फेरिकल है, तो स्फेयर का एरिया हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4πr² होता है। तो यहाँ पर आर क्या है, डिस्टेंस है आपकी, मतलब कि जो सैटेलाइट से अर्थ का जो रेडियस है हुआ, जो आपका पॉइंट होगा सेंटर पॉइंट, वहाँ से क्या होगा आपका डिस्टेंस होगा। इस अर्थ का भी कुछ डिस्टेंस होगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्मॉल आर देखा था। फिर एक कैपिटल एच थी, उन दोनों का जो सम था वो क्या निकल के आ रहा था, कैपिटल आर निकल के आ रहा था। तो यहाँ से हमने कहा है कि जो हमारा अर्थ का जो एंटीना है और जो आपका सैटेलाइट है वो आर डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। तो यहाँ से अगर हम पावर फ्लक्स डेंसिटी निकालें तो पावर फ्लक्स डेंसिटी आपको क्या मिलेगी, पावर अपॉन जो एरिया होता है उसका आपको जो रेशियो मिलता है वो क्या मिलता है, पावर फ्लक्स डेंसिटी मिलता है। तो अगर हम ट्रांसमीटर साइड पर पावर फ्लक्स डेंसिटी निकालें तो क्या निकल आएगा, पीटी अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, हमारा स्फेयर का एरिया क्या हो जाएगा, 4πr²। अब ये उस केस में है जब हमने जो एंटीना यूज़ किया हुआ है वो आइसोट्रोपिक एंटीना यूज़ किया है। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि जो आपका सिग्नल रेडिएट हो रहा है वो चारों डायरेक्शन में होगा, मतलब ऑल ओवर द डायरेक्शन आपका सिग्नल रेडिएट होगा। ओमनी डायरेक्शनल या फिर जो आपका आइसोट्रोपिक एंटीना होता है, बात एक ही होती है कि वो जो सिग्नल को रेडिएट करते हैं सारे डायरेक्शन में करते हैं। तो ये आपका क्या है, आइसोट्रोपिक एंटीना के केस में आपका पावर है।
लेकिन अगर हम कह दें कि हमने जो एंटीना यूज़ किया है वो डायरेक्शनल एंटीना यूज़ किया है, तो अगर हम डायरेक्शनल एंटीना यूज़ करेंगे तो उस केस में जो हमारा पावर होगा वो क्या हो जाएगा, तो उस केस में आपकी जो पावर फ्लक्स डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, PT इंटू GT, जो आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना है, जो डायरेक्शनल एंटीना का गेन होगा वो, और जो एरिया है उसका रेशियो आपको दे देगा पावर फ्लक्स डेंसिटी, जब आपका जो एंटीना है वो ओमनी डायरेक्शनल ना होकर के डायरेक्शनल एंटीना आपने यूज़ किया हुआ है। तो ये जो प्रोडक्ट होता है ट्रांसमिटिंग पावर और जो गेन है आपका डायरेक्शनल गेन जो है एंटीना का, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो EIRP आपको देता है। EIRP का मतलब क्या है, इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर, मतलब कि जो भी आपका ये एंटीना है वो आपका कितना इफेक्टिव पावर को रेडिएट कर पा रहा है यहाँ से यहाँ की ओर। तो ये आपका कौन बताता है कि प्रोडक्ट आपका जो भी होगा ट्रांसमिटेड पावर का और जो भी आपका एंटीना का जितना गेन है उसका प्रोडक्ट आपको बताएगा कि इफेक्टिव रेडिएटेड पावर कितनी है आपकी, कि जो आपका अर्थ स्टेशन पे जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है जितनी पावर को रेडिएट कर रहा है और एंटीना का जो गेन है उन दोनों का प्रोडक्ट बताएगा कि इतना पावर आपका रेडिएट हो रहा है। तो अब अगर हम बात करें कि अपलिंक और डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा जो पावर जो ट्रांसमिट होता है वो यहाँ से अगर हम किसी पावर को भेज रहे हैं तो हमारा अपलिंक फ्रिक्वेंसी पर वो ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये अपलिंक फ्रिक्वेंसी है, मतलब कि अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट की ओर हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, अपलिंक कहलाएगा। उसी तरीके से जब सैटेलाइट से दोबारा से अर्थ स्टेशन की ओर आते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये डाउनलिंक है हमारा। अब हम डिज़ाइन करेंगे कि अपलिंक और डाउनलिंक कैसे डिज़ाइन किया जाता है। अपलिंक बजट हमें फाइंड आउट करने के लिए कितनी पावर आपका सैटेलाइट रिसीव कर रहा है, क्योंकि अपलिंक का मतलब क्या है कि जो आपका अर्थ स्टेशन है, अगर इन केस ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन बात करते हैं तो अर्थ स्टेशन पे आपका क्या होगा, मोबाइल स्टेशन होगा, और जो भी आपका सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है अपलिंक के केस में वो अर्थ स्टेशन सैटेलाइट की ओर हो रहा है। तो यहाँ पर कितना आपका सैटेलाइट पावर को रिसीव कर रहा है और उस पावर को रिसीव करते टाइम कितना नॉइज़ उसको मिला होगा। तो इसका मतलब है कि जो रिसीव्ड पावर और नॉइज़ का जो रेशियो होगा वही आपका बताएगा कि कितना कैरियर टू नॉइज़ रेशियो है और कितना आपका पावर इस नॉइज़ की वजह से कितना पावर रिसीव हो रहा है। तो ये रेशियो आपको बता देगा कि आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हो अपलिंक को। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले कि जो सैटेलाइट आपका स्पेस में फिक्स्ड है वो आपका सैटेलाइट कितनी पावर को रिसीव कर रहा है, तो उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन कितना नॉइज़ आपका आ रहा है, तो जो नॉइज़ पावर होता है, नॉइज़ का मतलब क्या होता है कि कितना अनवांटेड सिग्नल आपका जो ओरिजिनल सिग्नल है उसमें क्या हो गया है, मिक्स हो गया है जा करके। ये कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसीज़ हैं या फिर कुछ ऐसे अनडिज़ायर्ड पार्टिकल्स होते हैं जो आपके ऐड हो जाते हैं आपके ओरिजिनल सिग्नल में, जो कि वांटेड नहीं होते हैं, अनवांटेड होते हैं। तो इसलिए हम उन्हें क्या बोल देते हैं, नॉइज़ बोल देते हैं। सो नॉइज़ पावर जो होता है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर जो आपका सिस्टम का टेम्परेचर होगा उस पर डिपेंड करेगा, और जो बैंडविड्थ आपकी होगी, जितनी बैंडविड्थ जितनी रेंज के लिए हम अपना ट्रांसमिशन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो नॉइज़ पावर को हम PN या फिर कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा टेम्परेचर और बैंडविड्थ पर डिपेंड करता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो हमारा एक कांस्टेंट होता है। देन रिसीविंग पावर जो होता है हमारा, तो रिसीव्ड पावर क्या होता है कि कितना पावर ट्रांसमिटिंग एंटीना से सेंड कर रहे हैं, और जो रिसीवर है जो आपका इस टाइम पे रिसीवर आपका क्या है, सैटेलाइट एक रिसीवर की तरह काम करेगा। तो वो सैटेलाइट कितना पावर को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अर्थ स्टेशन से जितना भी हमने पावर को भेजा, सैटेलाइट कितनी पावर को रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका रिसीव्ड पावर आएगा वो क्या आएगा, जितना भी इफेक्टिव रेडिएटेड पावर है वो आएगा। तो वो क्या होता है, हमारा PT इंटू GT होता है मल्टीप्लाइड बाई GR, क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं तो सैटेलाइट का जो गेन होगा, सैटेलाइट पे जो एंटीना लगा हुआ है रिसीविंग एंटीना, उस रिसीविंग एंटीना का जो गेन होगा वो मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर हम लॉसेस के केस में भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो रेशियो होगा वो लॉसेस का रेशियो हम यहाँ पुट करेंगे। तो हमारे पास जो लॉसेस हैं वो क्या क्या हैं, एक तो हमारा पाथ लॉस हो गया कि जिस पाथ को फॉलो कर रहा है जो भी हमारा पावर है, जो भी सिग्नल ट्रांसमिटिंग एंटीना से सैटेलाइट को जा रहा है, किस पाथ को फॉलो कर रहा है, तो उस पाथ को जब वो फॉलो करेगा तो कितना लॉस हो रहा है उस पाथ को फॉलो करने में। देन मिसलेनियस लॉस क्या होता है हमारा, कि मिसलेनियस लॉस का मतलब क्या है, ये आपका लॉस है। मिसलेनियस लॉस का मतलब क्या होता है कि कितना एटोन्यूएशन हो रहा है, वहाँ पर कितना नॉइज़ आ रहा है, जितना भी आपका रेडिएशन हो रहा है उस रेडिएशन में कितना लॉस हो जा रहा है, कितना एटोन्यूएट हो रहा है। तो ये सब आपका किस में आता है, मिसलेनियस लॉस के अंदर आता है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपको लॉसेस दे देगा पूरा का पूरा। तो अब ये आपको मिल गया है रिसीव्ड पावर। रिसीव्ड पावर क्या हो गया, PT इंटू GT इंटू GR अपॉन LP इंटू LM, कि आपका जितना भी पाथ लॉस था और जितना भी आपका मिसलेनियस लॉस है, जितने भी आपके
एक्सेप्ट पाथ लॉस, जितने भी आपके लॉसेस आएंगे वो सारा का सारा क्या होगा, मिसलेनियस लॉस होगा। तो अब जो रिसीव्ड पावर और जो नॉइस था आपका, उसका रेशियो क्या दे रहा था हमें, कैरियर टू नॉइस रेशियो दे रहा था। और वही हमें बताएगा कि अपलिंक को डिज़ाइन करने में हमें कितना, मतलब कितनी एस्टिमेशन चाहिए, कितनी पावर की एस्टिमेशन चाहिए। तो ये हमारा बताएगा कैरियर टू नॉइस रेशियो। अब हमने यहाँ पर जो पावर निकाला है वो किस में निकाला है, वॉट में निकाला है। तो अब हम अगर हम डीबी में निकालें, हम डीबी में क्यों स्विच कर रहे हैं वॉट से, क्योंकि डीबी में जो कैलकुलेशन होता है वो हमारा इजी हो जाता है। डीबी में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और डिवीज़न कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि चीज़ों को जब छोटे नंबर्स हैं तो उनको डिवाइड करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर जो हमारी रेडिएटेड पावर होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो उस केस में जो हमारा डिवीज़न हो जाएगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि हम एक तरीके से पावर को एस्टिमेट कर रहे हैं, पावर का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये खुद में एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड से इजी बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वॉट से डीबी में स्विच करेंगे। डीबी में क्या करेंगे कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है वो सम में कन्वर्ट हो जाता है, और जो डिवीज़न होता है वो माइनस में, मतलब कि सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हम इन चीज़ों को किस में कन्वर्ट कर देंगे, डीबी में कन्वर्ट कर देंगे फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन। तो यहाँ से जब हम इसको डीबी में कन्वर्ट करेंगे रिसीव्ड पावर को, तो ये क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, समीशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा जी टी इंटू जी आर, ये पी टी है, ये आपका क्या हो गया, ई आई आर पी हो गया है, प्लस जी आर। अब जो डिवीज़न में होता है वो किस में हो जाता है, सब्ट्रैक्शन में हो जाता है, माइनस में हो जाता है, तो ये हो जाएगा एल पी माइनस एल एम। तो ये आपका पूरा हो गया किसमें, डीबी में कन्वर्ट हो गया, डीबी वॉट में। अभी तक आपका ये जो रिसीव्ड पावर था वो किस में था, वॉट में था। कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, डीबी में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर हम नॉइस पावर को कन्वर्ट करें, तो नॉइस पावर हमारा क्या है, के टी इंटू टी एस इंटू बैंडविथ है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डीबी में, तो ये क्या हो जाएगा, सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन में है तो ये सारे किस में हो जाएंगे, समीशन में हो जाएंगे, और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, डीबी वॉट में। तो हमें पता है कि इन्हीं का जो रेशियो होता है वो हमें क्या दे देता है, कैरियर टू नॉइज रेशियो देता है। और यहाँ पर हमारा ये किस में था, वॉट में था, हमने डीबी में कन्वर्ट कर लिया है। डीबी में क्या हो जाता है, डिवीज़न माइनस में हो जाता है, और जो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो जो आपका कैरियर टू नॉइज रेशियो है, सी बाई एन रेशियो है, वो क्या है, रिसीव्ड पावर अपॉन नॉइज है। जब इसको हम डीबी में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवीज़न में है तो ये आपका क्या कैसा हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। तो ये आपका डीबी में कन्वर्ट होकर के आ गया है। अब यहाँ पर हमें अपलिंक के केस में जो ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा यहाँ पर जो भी चेंज होगा, मतलब कि जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे डाउनलिंक बजट के लिए, तो डाउनलिंक बजट के लिए जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है। डाउनलिंक बजट के लिए भी जो हम कैलकुलेशन करेंगे सेम कैलकुलेशन ही करेंगे, कोई भी चेंज नहीं है। तो चेंजमेंट हमारा कहाँ पे आता है, फ्रिक्वेंसी में चेंजमेंट कैसे आता है। फिर हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होकर के आएगा कि हमारा क्या चेंज आ रहा है, कि हमारा अपलिंक फ्रिक्वेंसी 6 गीगाहर्ट्ज़ होती है और जो डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी होती है वो 4 गीगाहर्ट्ज़ होती है। जब कैलकुलेशन हमारी सेम है, जब हम डाउनलिंक डिज़ाइन करेंगे तो उस केस में भी हम रिसीव्ड पावर टू नॉइज का रेशियो ही निकालेंगे, उससे हम कैरियर टू नॉइज रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा चेंज कहाँ पर हो रहा है, तो चेंज हमारे पास जो ये पैरामीटर्स है उसमें चेंज हो रहा है। डाउनलिंक बजट डिज़ाइन करने में जो भी हमारे चेंजमेंट आएंगे वो कहाँ पर आएगा, कि जब हम यहाँ पे रिसीव्ड पावर को कैलकुलेट करेंगे, तो रिसीव्ड पावर कैलकुलेशन में जो हमारा एल एम है, जो भी हमारा मिसलेनियस लॉस है, वो तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ट्रांसमिशन और रिसेप्शन यहाँ भी हो रहा है। बस केवल जो हमारा पाथ है वो चेंज हो गया है, कि अब हमारा सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन की ओर ट्रांसमिट हो रहा है। मतलब कि जब हमने अपलिंक डिज़ाइन किया था उस केस में हमने अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट को भेजा था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन को भेज रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा, जो आपका मिसलेनियस लॉस है वो कांस्टेंट रहेगा अपलिंक और डाउनलिंक के केस में। बाकी जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं वो क्या कर जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपका पाथ भी चेंज हो रहा है। क्योंकि जब आपने ट्रांसमिट किया था अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट को तो आपका पाथ कुछ और था, जब आप दोबारा से सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन को पास करोगे तो आपका पाथ कुछ और होगा। तो पाथ लॉस जो होगा आपका वो चेंज करेगा। और जो आपका एंटीना आप यूज़ कर रहे हो, एंटीना का जो डायरेक्शनल गेन है वो क्या होंगे, सारे एंटीनास के डायरेक्शनल गेन कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो आपका ये जो गेन होगा वो भी वेरी करेगा। जो आइसोट्रोपिक इफेक्टिव रेडिएटेड पावर है वो क्या कर जाएगा, दोनों केस में
आपका क्या करेगा, वेरी करेगा। तो जब आपका ये 3 चीज़ें वेरी कर रही हैं तो एक के कांस्टेंट होने से भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो जो आपकी रिसीव्ड पावर है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, वेरी करेगी। इसका मतलब क्या है कि जब डाउनलिंक बजट हम डिज़ाइन करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है, जो वे ऑफ कैलकुलेशन है वो तो सेम रहेगा जैसे हमने अपलिंक को डिज़ाइन किया था, लेकिन जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तभी हम कह रहे हैं कि हमारा जो अपलिंक है वो 6 गीगाहर्ट्ज़ पे होगा और डाउनलिंक जो है 4 गीगाहर्ट्ज़ पे होगा। तो ये चेंजमेंट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तो हमारा सेम है, कैलकुलेशन में कोई भी वेरिएशन नहीं हो रहा है। जैसे हम अपलिंक को कैलकुलेट कर रहे हैं वैसे ही हम डाउनलिंक को कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन जो आपके पैरामीटर्स हैं उनमें वेरिएशन हो रहा है। इस वजह से आपका जो डाउनलिंक है वो क्या हो जाता है, फ्रिक्वेंसी में वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, आपका फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, 6 गीगाहर्ट्ज़ से 4 गीगाहर्ट्ज़ हो जाती है इन केस ऑफ सी बैंड। तो यहाँ पर आपका जो LM है, जो मिसलेनियस लॉस है, जितना भी आपका एटेन्युएशन और जितने भी लॉसेस हो रहे हैं इन सबको छोड़ करके, तो ये आपके मिसलेनियस लॉसेस में आएंगे। तो ये आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा अपलिंक और डाउनलिंक दोनों के केस में, लेकिन ये दोनों आपको वेरी करेंगे। तो रिसीव्ड पावर जो यहाँ से निकल के आएगी वो क्या होगी, जो आपकी PT है इंटू GT, जो आपका इफेक्टिव रेडिएटेड पावर है, इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर है, मल्टीप्लाइड बाई रिसीव्ड पावर अपॉन LP इंटू LM। तो ये आपका क्या है, रिसीव्ड पावर है। अब अगर हम बात करें नॉइस पावर के बारे में, तो नॉइस पावर के केस में क्या चेंज होगा वो हम देख लेते हैं। तो जब नॉइस पावर को कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में हमारे पास देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, बैंडविड्थ भी आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर चेंज क्या होगा, केवल सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वही चेंज होगा। तो यहाँ पर केवल यही एक पैरामीटर है जो आपका चेंज होगा जब हम डाउनलिंक डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो सिस्टम टेम्परेचर है वो केवल वेरी करेगा, मतलब कि यही केवल चेंज होगा। बाकी जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं, बैंडविड्थ हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, वो सारे कांस्टेंट रहेंगे। तो इसलिए जो आपका ओवरऑल कैरियर टू नॉइज़ रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, रिसीव्ड पावर अपॉन नॉइज़ वाट में हो जाएगा। कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम डीबी में स्विच करेंगे। तो डीबी में क्या हो जाएगा, ये डिवीज़न जो है आपका सब्सट्रैक्शन में आ जाएगा। तो रिसीव्ड पावर माइनस का n, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉइज़ पावर जो है आपका वो आपका डीबी में कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये डिज़ाइनिंग था अपलिंक फ्रिक्वेंसी और डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी का, कि यहाँ पर जो आपका अपलिंक फ्रिक्वेंसी और डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी में जो चेंजमेंट आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है कि जो आपके पैरामीटर्स हैं इन केस ऑफ डाउनलिंक वो क्या हो जाएंगे, कुछ पैरामीटर्स आपके चेंज हो जाएंगे। बाकी जो आपका कैलकुलेशन का प्रोसेस है वो कैसा है, वो दोनों सेम है, दोनों में ही सेम है, अपलिंक में भी और डाउनलिंक में भी। कुछ सिस्टम के पैरामीटर्स में आपके चेंजमेंट आएंगे जिसकी वजह से आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो 6 गीगाहर्ट्ज़ से 4 गीगाहर्ट्ज़ में कन्वर्ट हो जाती है।